नमस्ते बंधुओं एंड सखियों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं और क्रिएटिव कल्ट। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एनिमेटेड सीरीज की जिसे ग्रेटेस्ट एनिमेटेड सीरीज में गिना जाता है और इसने 4 एमी जीते हैं और IMDb पर इसकी रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज की और हम बताएंगे क्यों ये आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए और क्यों ये इतनी ग्रेटेस्ट शो है। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज को लिखने का और बनाने का श्रेय जाता है ब्रूस टिम को और ये 1992 से 1995 तक चली थी और आगे जाकर इसने एक एनिमेटेड यूनिवर्स को जन्म दिया था जिसको आज हम DCAU यानी कि DC एनिमेटेड यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज उस समय आने वाले सारे कार्टून से अलग थी क्योंकि ये इकलौती ड्रामा क्राइम एक्शन जेनर की एनिमेटेड सीरीज थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ एनिमेटेड सीरीज और कार्टून कॉमेडी और एक्शन पर फोकस करते थे और ड्रामा कार्टून आपको आज भी बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हाँ, पर ये जॉनरा एनिमे में बहुत कॉमन है। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज को सबसे अलग बनाता है उसका साउंड ट्रैक और उसकी अमेजिंग राइटिंग, जिसकी वजह से बच्चे और बड़े दोनों ही इस सीरीज का मजा लिया करते थे। और इसने हार्ली क्विन जैसे एंटी हीरो भी DC को दिए और साथ ही साथ मिस्टर फ्रीज, जो कॉमिक बुक में एक बेकार विलन हुआ करता था, उसे रिबूट करके उसके स्टोरी में फोकस किया गया और आज वो बैटमैन का बेस्ट विलन में से एक है। इस सीरीज की राइटिंग से लेकर डायलॉग्स तक हमें ऐसा लगने ही नहीं देते कि ये एक एनिमेटेड सीरीज है। उसकी सिनेमैटिक वाइब्स हमें ऐसा फील देते हैं जैसे हम कोई सीरियस फिल्म देख रहे हो। और ये सीरीज कभी कभी इतने मैच्योर थीम दिखाती थी कि राइटर और मेकर्स को टीवी नेटवर्क से फाइट करनी पड़ जाती थी सेंसरशिप को रोकने के लिए, क्योंकि टीवी नेटवर्क्स के मन में हमेशा से ही सवाल होता था कि क्या ये बच्चों को दिखाना सही रहेगा। इसलिए सेंसरशिप को रोकने के लिए ब्रूस टिम सीन्स को बड़ी समझदारी से चुनते थे और ऐसे डबल मीनिंग डायलॉग्स रखते थे जो बच्चों को समझ ना आए। इस सीरीज का सब कुछ लेजेंडरी था और सबसे लेजेंडरी थे इस सीरीज के वॉइस एक्टर केविन कॉनरॉय, जिन्होंने बैटमैन को वॉइस दी थी, और मार्क हैमिल, जिन्होंने जोकर को। इन दोनों के काम को देखकर DC ने इन्हें और बैटमैन रिलेटेड वर्क्स में वॉइस देने के लिए बुलाया और केविन कॉनरॉय ऑफिशियली बैटमैन की वॉइस बन गए और लाइव एक्शन में उन्हें क्राइसिस ऑफ इनफाइनाइट अर्थ नाम के एक टीवी क्रॉसओवर में उन्हें किंगडम कम ब्रूस वेन प्ले करने का मौका भी मिला। पर सैडली 10 नवंबर 2022 को उनकी कैंसर की वजह से मौत हो गई और उनके आखिरी प्रोजेक्ट भी बैटमैन रिलेटेड ही रहे। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज की राइटिंग कॉम्प्लेक्स, मैच्योर और कभी-कभी बहुत ही ज्यादा डार्क होती थी और ये गॉथम सिटी की सीरियसनेस को अच्छे से रिप्रेजेंट करती थी और इसका एनिमेशन उस समय के हिसाब से एक आर्टिस्टिक वाइब देता था। इसी वजह से इस सीरीज ने 1993 में आउटस्टैंडिंग एनिमेटेड प्रोग्राम के लिए एक एमी जीता, जिसको आप सब टीवी सीरीज का ऑस्कर मान सकते हैं। ये इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि ये अवार्ड हर बार मोस्टली द सिम्पसंस को चला जाता था। साथ ही साथ इसने एनिमेटेड सीरीज में आउटस्टैंडिंग राइटिंग और म्यूजिक और साउंड एडिटिंग के लिए भी एमी जीते, जो एक एनिमेटेड सीरीज के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस सीरीज की 3 मूवीज थी, जिसमें से एक मास्ट ऑफ फैंटाज्म आज तक की बैटमैन की बेस्ट एनिमेटेड मूवीज में से एक मानी जाती है, जिसमें बैटमैन खूनी फैंटाज्म के मर्डर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करते करते अपने पास्ट तक पहुंच जाता है। इस सीरीज के बाद एक एनिमेटेड यूनिवर्स शुरू हुआ और इसके बाद सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज आई और फिर 2 सीक्वल सीरीज, बैटमैन बियॉन्ड और द न्यू एडवेंचर ऑफ बैटमैन एंड रॉबिन, और फिर जस्टिस लीग आई, जिसमें इस यूनिवर्स के सारे हीरो एक साथ आए। कई कार्टून्स और एनिमेटेड शोज आए और गए, पर कोई भी बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज को टक्कर ना दे सका। पहले के कंपैरिजन में आजकल अमेरिकन कार्टून्स की हालत और भी बुरी होती जा रही है, तो शायद ही हमें दोबारा इसकी टक्कर का कोई एनिमेटेड सीरीज कभी मिले। जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स में आज तक कोई MCU को टक्कर नहीं दे पाया, उसी तरह आज तक कोई ऐसा एनिमेटेड यूनिवर्स नहीं आया जो DCAU को टक्कर दे पाए, क्योंकि इसकी बिगिनिंग से लेकर एंड तक सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। खैर चलिए, आज के लिए बस इतना ही।